लोग अपने पास पैसे को होल्ड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन मींस कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहते हैं। इस वजह से लोग अपनी जेब के अंदर पैसा रखते हैं। डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस की बात कर रहे हैं ना, दैट इज रियल कैश बैलेंसेस। इन्फ्लेशन 10% है देश में, तो आपका जो डिमांड फॉर मनी है फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, वो भी क्या होगा? 10% से इंक्रीज हो जाएगा। देखो, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग अपने पास पैसा इस वजह से भी रखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी अगर आए ना, तो उस अनसर्टेनिटी से वो इजीली जो है वो टैकल कर सकें उसको। जो तीसरा डिमांड फॉर मनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होएगी, उस फ्लक्चुएशन से बेनिफिट गेन करने के लिए भी अपने पास जो है वो पैसा रखते हैं। ये जो कर्व है पर्टिकुलर रेड में, दैट इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। इट मींस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जब आ रहा है, तो आप डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस कितना कर रहे हो? ओएम कर रहे हो। आज के लेक्चर में जो हमने बात करनी है, दैट इज द केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, राइट। अभी तक हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दो इकोनॉमिस्ट के कंटेक्स्ट में करी है। एक तो कैम्ब्रिज इक्वेशन देखी हमने, और हमने फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच देखी, राइट। अब जेएम केन्स ने भी अपनी किताब जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरी है उसको प्रोफाउंड किया है ना। मीन्स उसका इजाद जो है उस किताब में पहली बार केन्स के द्वारा किया गया था। और अपनी उस किताब में वो जो डिमांड फॉर मनी है ना, कंसेप्ट पर्टिकुलरली जो ये फ्रेज है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है? तरलता, राइट। मीन्स ऐसी फॉर्म ऑफ मनी जो कि आप क्या कर सकें? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर सकें। मीन्स उसको एक्सचेंज करना इजी हो, उसको लिक्विड मनी हम बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कि आप अगर आपके बैंक खाते में कोई पैसा पड़ा है तो दैट इज अ लिक्विड मनी, है ना। मीन्स अगर इंटरेस्ट पेइंग कोई भी एसेट नहीं है आपके पास, नॉन इंटरेस्ट पेइंग आपके पास एसेट है, तो वो क्या है? वो लिक्विड मनी है। मीन्स अगर सेविंग खाते में अगर आपका पैसा पड़ा है तो लिक्विड मनी है, राइट। लेकिन वही अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हो तो वो नॉन लिक्विड है, यू नो, उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हो ना आप, तो उसको वो बेसिकली बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है ना वो ये कि लोग कितना अपनी इनकम का वो लिक्विड फॉर्म में रखेंगे या नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो क्यों रखेंगे फिर। मीन्स अगर आप अपनी इनकम का जो पार्ट है या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अगर आप किसी एसेट में कन्वर्ट करें, एसेट मतलब किसी इंटरेस्ट पेइंग किसी डिपॉजिट्स में क्रिएट करें, बॉन्ड में कन्वर्ट करें, तो वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। तो आप इंटरेस्ट इनकम फिर क्यों नहीं कमा रहे हो? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि आप डिमांड फॉर मनी करते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स। दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन आवर टुडेज लेक्चर, राइट। तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसका मतलब केन्स की नजर में मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ मनी दैट पब्लिक वांट टू होल्ड इन देयर ओन पॉकेट, अपने हाथ में जो रखना चाहती है उसको हम कहते हैं बेसिकली कि दैट इज द डिमांड फॉर मनी। सो केन्स ने कहा कि देयर कुड बी 3 मोटिव्स बिहाइंड आस्किंग फॉर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि हम अपने पास पैसा रखना चाहते हैं, अपनी पॉकेट में पैसा रखना चाहते हैं, पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। 3 अलग अलग प्रेफरेंसेस बताई केन्स ने कि 3 अलग अलग लोगों के मोटिव हो सकते हैं। सबसे पहला जो मोटिव है दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव। सबसे पहला जो मोटिव है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हैं, ओके। सो ट्रांजैक्शन मोटिव बेसिकली है क्या? ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि लोग अपने पास पैसे को होल्ड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन मींस कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहते हैं, इस वजह से लोग अपनी जेब के अंदर पैसा रखते हैं। नाउ आपको देखने को मिलेगा कि जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है ना, दोनों के बीच में टाइम लैग है। कि जो आपको इनकम पेमेंट्स मिलता है वो वीकली बेसिस पे मिलता है, मंथली बेसिस पे मिलता है, राइट। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर्स को देखते हो तो एक्सपेंडिचर आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को जो है बाय करने के लिए, राइट। तो इट मींस उस डेली एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट। सो ये पहला मोटिव हो सकता है किसी भी इंसान का क्या करने का? डिमांड फॉर मनी करने का, दैट इज ए ट्रांजैक्शन मोटिव। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। दूसरा अगर आप कंटेक्स्ट लेंगे किसी बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तो बिजनेस के कंटेक्स्ट में आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट बिजनेसेस एंड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस एंड द टर्नओवर दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज हैविंग, कि वो कितना डिमांड फॉर मनी करता है अपनी डेली एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। कोई एक बिजनेस है, कोई अपना लेट सपोज करो
कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म रन कर रहा है, तो अगर उसका बहुत बड़ा टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा जो है वो माल बना रहा है, बहुत ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो उसको ज़्यादा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि उसको डेली वेजेस देना पड़ रहा हो, राइट? उसको हो सकता है कोई और जो डेली एक्सपेंडिचर है वो इनकर करने पड़ रहे हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ द डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव दैट वन वुड होल्ड इन देयर पॉकेट, राइट? सो ये पहली चीज हो सकती है किस कंटेक्स्ट में, किसी बिजनेस के कंटेक्स्ट में. मींस जितना बड़ा टर्नओवर होगा किसी बिजनेस का, उतना ही ज्यादा वो डिमांड फॉर मनी करेगा फॉर द ट्रांजैक्शन सेक, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ही कम वो बेसिकली क्या करने वाला है, ट्रांजैक्शन के लिए पैसा अपने पास रखने वाला है. इस बात को हमें ध्यान देना है. सेकंड जो बात है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव की हम बात कर रहे हैं ना, वहां पे जो आप पैसा अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, वहां पे पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, कि पैसे के बदले में व्हाट यू वांट गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव है किसी भी पैसे को डिमांड करने का, दैट इज ए फंक्शन. वहां पे मनी किस फंक्शन के लिए काम कर रहा है? मनी काम कर रहा है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है. और एक और बात आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, वो ये कि यहां पे जो हम डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस की बात कर रहे हैं ना, दैट इज रियल कैश बैलेंसेस. नाउ व्हाट इज रियल कैश बैलेंसेस? रियल कैश बैलेंसेस का मतलब हम बेसिकली वो जो पैसा अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, वो पैसा है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, राइट? इट मींस रियल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए. अगर प्राइस लेवल देश के अंदर इंक्रीज हो जाता है, प्राइस लेवल इंक्रीज मींस लेट सपोज करो प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन 10% है देश में, तो आपका जो डिमांड फॉर मनी है फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, वो भी क्या होगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जो आप जेब में पैसा रख रहे हो ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए रख रहे हो, और गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में अगर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, तो आपको आपकी डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो यहां पे जो आप डिमांड कर रहे हैं कैश बैलेंसेस की, दैट आर द रियल कैश बैलेंसेस, नॉट द नॉमिनल कैश बैलेंसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इस बात का आपको ध्यान रखना है. नाउ केन्स कहते हैं कि जो डिमांड फॉर मनी है फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, दैट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक अंटिल एंड अनलेस इंटरेस्ट इज वेरी हाई, राइट? मीन्स अगेन इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं कि वो कह रहे हैं कि जो डिमांड फॉर मनी आप करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, उसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, आप वो पैसा पर्टिकुलर जो अमाउंट ऑफ मनी है वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए अपने पास रख रहे हो. आर यू गेटिंग मी? अंटिल एंड अनलेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जैसे टोबिन की थ्योरी है, राइट? जैसे कि आपको दिखाई देगी बॉमॉल की थ्योरी है. उसके अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी हम करते हैं उसको भी इंटरेस्ट इलास्टिक माना है. क्यों माना इंटरेस्ट इलास्टिक? उनका कहना था सिंपल सी बात है कि जो पैसा आप अपनी जेब के अंदर रख रहे हो ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? अगर उसी पैसे को आप इंटरेस्ट पेइंग एसेट के अंदर रखते, मींस किसी बॉन्ड में रखते या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रखते, तो वहां से आप क्या कमा सकते थे? इंटरेस्ट पेमेंट कमा सकते थे. नाउ यू हैव फोरगोन दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट पेमेंट जो कि आप कमा सकते थे. कैसे, क्यों फोरगोन किया आपने? क्योंकि आपने वो पैसा उन पर्टिकुलर एसेट में ना रख के अपनी जेब के अंदर रखा हुआ है. आर यू गेटिंग मी? सो उसका वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो इन इकोनॉमिस्ट का, बॉमल और टोबिन का मानना था, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो अपना ये कैश मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंटेक्स्ट में करते हैं. वो अपना पैसा सिर्फ इतना ही अपने पास रखते हैं जितना रिक्वायर्ड है, और अदर मनी को, जो रिमेनिंग मनी है, उसको भी वो क्या मानते हैं? इंटरेस्ट इलास्टिक मानते हैं. मींस जैसे इंटरेस्ट ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होता है, तो अपने पास पैसा कम रखते हैं और ज्यादा पैसा कहां पे रखते हैं? अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, और ऐसे बैंक अकाउंट में रखते हैं जो कि उनको इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा होता है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रखते हैं या फिर बॉन्ड में कन्वर्ट करा के रखते हैं, जहां से वो इंटरेस्ट पेमेंट कमा सकते हैं. ओके, सो ये जो बात है बेसिकली, ये बात है किसकी? जब हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली, राइट? तो ये पहला पॉइंट है. दूसरा जो डिमांड फॉर मनी है वो हो सकता है द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. नाउ व्हाट इज द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी? देखो, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग अपने पास पैसा इस वजह से भी रखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी अगर आए ना, तो उस अनसर्टेनिटी से वो इजीली जो है वो टैकल कर सकें उसको, राइट? मींस कि लेट सपोज करो किसी को ये डेंजर है कि मेरे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है. लेकिन जैसे कि आज के दिन अगर आप अपने इकोनॉमी में देखेंगे, जो डाटा साइंस का फील्ड था, डाटा साइंटिस्ट का जो फील्ड था, डाटा एनालिस्ट थे जो बेसिकली, वो लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर मार्केट के अंदर उनकी बहुत ही भरमार थी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, सप्लाई बहुत ही कम थी. इन द मीन टाइम लोगों ने अपने आप को स्किल्ड किया,
उन स्किल से इक्विप किया और मार्केट में जाके जो है वो एम्प्लॉय हो गए, राइट। लेकिन आज के दिन अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में अपने अनएम्प्लॉयमेंट ना हो उनको, और अगर होता भी है तो कुछ ना कुछ उनके पास जो है सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हो, तो आप क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी करते हैं। मींस जो आपने इनकम कमाया हुआ है उसका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेते हैं फॉर द सिक्योरिटी सेक, राइट। तो ये पहला हो सकता है। दूसरा, कई बार हम कहते हैं ना कि भी क्या पता कि कब कोई इंसान हमारे घर के अंदर बीमार हो जाए, है ना। सो इट मीन्स कि जैसे सिकनेस के लिए भी आप कुछ ना कुछ पैसा जो है वो दबा के रखते हैं, है ना, अलग से निकाल के रखते हैं ताकि टाइम आने पे उस पैसे का हम जो है वो यूज कर सकें। तीसरा, कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी कि मीन्स द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि द फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए जो हम सो कॉल्ड प्रिकॉशन के लिए जो हम अपने पास पैसा रखते हैं, जिस पैसे की डिमांड करते हैं वो क्या है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है। ओके, जो तीसरा डिमांड फॉर मनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एंड नाउ व्हाट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब है, केन्स कहते हैं कि लोग स्पेकुलेशन की वजह से भी, मींस फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होएगी, उस फ्लक्चुएशन से बेनिफिट गेन करने के लिए भी अपने पास जो है वो पैसा रखते हैं या नहीं रखते हैं, राइट। मींस उनकी फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस वजह से भी वो डिमांड फॉर मनी करेंगे या नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स। कैसे डिपेंड्स, उसके बारे में देखते हैं। लेट्स सपोज करो अगर हम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप कम पैसा अपने पास रखोगे। मींस डिमांड फॉर मनी आपकी क्या होगी, फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो कम होगा, राइट। और अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम दिखाई दे रहा है तो आपकी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो ज्यादा होगा। मींस करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। आर यू गेटिंग मी? क्यों इनवर्स रिलेशन? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है ना, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप अपने जेब में पैसा रखोगे तो आप वो इंटरेस्ट जो कमा सकते थे उस ना कमाए हुए इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, फोरगोन कर रहे हो। मींस दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूअर्स बेसिकली। क्यों है? क्योंकि आपने वो पैसा उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट मेकिंग एसेट में ना रख के अपनी जेब में रखा हुआ है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? है ना। सो इट मींस कि ज्यादा अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो क्या होगा, कम होगा। और अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो क्या होगा, वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो बात कर रहा हूं मनी एज ए फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। यहां पे मैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, जो कि हम ट्रांजैक्शन मोटिव में कर रहे थे, राइट। सो इट मींस व्हाट, इट मींस केन्स ने जो पहले वाली जो दो थ्योरी पढ़ी है ना, उन दोनों को मर्ज कर दिया आपस में। फिशर कह रहे थे कि जो मनी है उसका इस्तेमाल सिर्फ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कह रहे थे जो मनी है उनका इस्तेमाल सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से होता है। लेकिन यहां पे केन्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मनी का इस्तेमाल है वो फॉर द सेक ऑफ आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी करते हैं। मींस मनी फंक्शन करता है फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो, राइट। तो उसने, केन्स ने बेसिकली क्या किया, जो पहले वाले जो इकोनॉमिस्ट के व्यूज थे, दोनों व्यूज को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया आपस में, राइट। नाउ ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसमें आप देखो क्या देख रहे हैं, ये जो कर्व है पर्टिकुलर रेड में, दैट इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। लिक्विडिटी मींस वही बात जो डिमांड फॉर मनी का कर्व है ये आपका, राइट। सो डिमांड फॉर मनी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिखाई दे रहा है। इट मींस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जब आ रहा है, तो आप डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस कितना कर रहे हो, ओएम कर रहे हो, है ना। लेकिन जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, आर डैश हुआ, वैसे ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका जो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज होके ओएम से OM1 हो गया, OM डैश हो गया। Are you getting me? So it means there is a inverse relationship between the rate of interest, current rate of interest. ये जो rate of interest है ये कौन सा है, current rate of interest की मैं बात कर रहा हूँ, and the speculative demand for money. और नीचे देखो आपको जो कर्व दिखाई दे रहा है, that is what, जो E डबल डैश से बाद वाला सारा का सारा कर्व है, वो क्या है, वो perfectly elastic है, right? It means कि that is what is called the liquidity trap. Now what is liquidity trap basically, होता क्या है? देखो जो केन्स की थ्योरी आई थी ना, वो केन्स की थ्योरी आई थी जब द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन को इमेजिन करो। जो इसकी ये पर्टिकुलर किताब आई है, द जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, वो जो किताब आई है वो आई है 1936 में। मीन्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे देशों को डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है।
तो उसका कहना था कि जो देश है ना वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंसे होते हैं। मींस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होता है कि अगर अब मॉनेटरी पॉलिसी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इनइफेक्टिव होगा। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगा उसको समझते हैं। देखो, अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। मींस ज्यादातर लोग बेसिकली क्या करेंगे, उस पैसे को अपने पास रख लेंगे, डिमांड फॉर मनी करेंगे, क्योंकि एट ए लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर डबल डैश में आप देख रहे हैं, वहां पे आपका डिमांड ऑफ मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस क्या है, इनफाइनाइट। मीन जितना पैसा आ रहा है वो अपना पैसा अपने पास आपने रखा। मींस क्वांटिटी ऑफ मनी को, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करने के बाद भी उस सप्लाई ऑफ मनी का सर्कुलेशन आपको मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। पीपल आर नॉट गोइंग टू द मार्केट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? क्यों? क्योंकि पहले ही ये जो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है ये लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा हुआ है। यहां पे जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। और अगर सप्लाई ऑफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर पा रहा है, इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर इफेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट इफेक्ट नहीं होगा तो आपका जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। बिकॉज नेशनल इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई, राइट? मीन्स आप अपनी इनकम को या तो कंज्यूम कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। मीन्स सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं मानता हूं कि I इज इक्वल टू एस सेविंग, राइट, तो इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो अगेन आपकी नेशनल इनकम पे आपको किसी भी तरह का इफेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और नेशनल इनकम अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन से बाहर कैसे आओगे भाई? आर यू गेटिंग मी? सो केन्स का मानना था कि लिक्विडिटी ट्रैप में फंसी हुई जो इकोनॉमीज हैं वहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो क्या हो जाती हैं, इनइफेक्टिव हो जाती हैं, राइट? अब जो एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी है केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर, वो क्या है, इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दो, दैट इज व्हाट द एमडी, द एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू M1 प्लस में M2। M1 क्या है यहां पे? M1 बेसिकली इज ए समेशन ऑफ the demand for money for transaction purposes and the demand for money for a precautionary purposes। मतलब जो ट्रांजैक्शन करने के लिए आप पैसे की डिमांड करते हैं, अपने पास रखते हैं, या सो कॉल्ड फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए आप जो पैसा अपने पास रखते हैं, उन दोनों को अगर आप मर्ज कर देंगे तो यू विल हैव टू हैव व्हाट, द M1, यू विल गेट M1। तो M1 इज समेशन ऑफ व्हाट, द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस प्लस डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पसेस। अब ये जो दोनों की दोनों डिमांड फॉर मनी है ना, दैट इज ए फंक्शन ऑफ द इनकम। ये इंटरेस्ट इनइलास्टिक है अनटिल एंड अनलेस द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। आर यू गेटिंग मी? मींस जो आपकी पहले तरह की डिमांड फॉर मनी है, मींस फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, दूसरे तरह की है फॉर प्रिकॉशनरी पर्पसेस, वो दोनों की दोनों इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, द इनकम। मींस अगर इनकम ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होने पे आप ऐसी डिमांड फॉर मनी करेंगे, ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा करेंगे और प्रिकॉशन के लिए ज्यादा करेंगे। इनकम कम होगा तो ऐसी डिमांड फॉर मनी भी आप अपने पास पैसा कम रखेंगे, राइट? तो मींस पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको ऐसे केस में दिखाई देता है। किसमें? इनकम में और आपकी डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव एंड द प्रिकॉशन मोटिव। ओके, दूसरा आपका है M2। M2 की जो बात है दैट इज व्हाट, M2 इज फंक्शन ऑफ व्हाट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग मी? मीन्स जो आपका डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस है ना, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होगा। द मोर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव, lesser the demand for money for speculative purposes you will keep in your pocket, and the lower the rate of interest that is in the market, the higher the demand of money that you will have for the speculative purposes in your pocket, right? तो दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई देता है? इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है। एंड मनी डिमांड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी बेसिकली क्या है, दैट इज इक्वल टू M1 प्लस में M2। अब देखो इसके अंदर जो दूसरा कंसेप्ट है ना स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि केन्स कहते हैं कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम इन्फ्लुएंस करता है डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए। जो फ्यूचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो एक्सपेक्टेशन है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो एक्सपेक्टेशन है आपके बॉन्ड प्राइसेस की, वो ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। कैसे? केन्स कहते हैं कि लेट्स सपोज करो, एक एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को, कि अगर बॉन्ड का प्राइस, देश में हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट वो कहते हैं पर एनम वो देंगे 10% का।
आर यू गेटिंग मी? तो उसका इंटरेस्ट इनकम 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेगा 1 लाख रुपए के बॉन्ड का, राइट? अब 1 जनवरी 2025 को अगर सरकार अपने बॉन्ड के प्राइस को कम कर दे, मींस बॉन्ड का प्राइस वही करे लेकिन उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दे, मींस 1 लाख पे अब आपको 5% ब्याज मिलेगा जो कि पहले 10 मिल रहा था, तो वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड अब कितना इनकम अर्न करेगा? 5,000 रुपए इनकम अर्न करेगा। तो क्या हुआ? आपका इनकम 10,000 से कम होकर कितना हो गया? 5,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहां पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे फर्क कैसे पड़ता है। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना, आपके जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं कि जब आपने 1 जनवरी 2024 वाला जो बॉन्ड खरीदा था, 1 लाख रुपए दिए थे, उसके बदले में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब आपका 1 लाख रुपए जो बॉन्ड है वो कितना ब्याज आपको कमा के दे रहा है 1 साल के लिए? 5,000 रुपये कमा के दे रहा है। तो देखो जो पहले वाले बॉन्ड है ना वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो मींस उन बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि जो नए बॉन्ड है वो बेसिकली कम इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 कर रहे हैं। पहले वाले कितने कर रहे थे? सेम वैल्यू के 10,000 कर रहे थे। मींस जो डिमांड है पहले वाले बॉन्ड्स की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे ही किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है साथ के साथ क्या होता है? उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो वैल्यू होगा उस 1 लाख की बॉन्ड का, उसका क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। 1 लाख से 1,10,000, 15,000, 20,000, 1,50,000, 1,80,000, डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस कि उसका प्राइस जो है वो कहां तक जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट बॉन्ड पे कम करती है तो जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ लेट्स सपोज करो कि हमें ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने वाली है। आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने वाली है, मींस बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं? करंट टाइम पे जो डिमांड फॉर मनी है फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो कम कर देते हैं। मींस आप अपनी जेब में पैसा जो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए रखते हैं वो कम कर देते हैं और क्या करते हैं? बॉन्ड को खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि बॉन्ड के प्राइसेस वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है बॉन्ड पे। तो कैपिटल गेन कमाने के लिए व्हाट विल यू डू? आप आज के दिन बॉन्ड खरीद लेंगे ताकि कल को उस बॉन्ड को बेच के कैपिटल गेन अर्न कर सके। तो आज अगर आप अपना पैसा बॉन्ड को खरीदने में लगा देंगे, इट मींस कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा या फिर बॉन्ड के प्राइसेस ज्यादा होने वाले हैं, तो आज के दिन आपकी डिमांड फॉर मनी जो है फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो कम होने वाली है। एंड वाइस वर्सा। आपको लगता है कि कल को आने वाले टाइम में सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो कम होने वाले हैं? तो आज के दिन आप जो पैसा है फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेटिव पर्पसेस वो ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट? और ऐसे केस में आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है इसमें शिफ्टिंग दिखाई देगा, राइट? मींस राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ ये आपको दिखाई देगा। कब राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? जब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है क्या कि आने वाले टाइम में जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। तो बॉन्ड प्राइस अगर कम हो रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो आज के दिन आप क्या करेंगे? ज्यादा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करेंगे। आर यू गेटिंग मी? जो बॉन्ड में आपका पैसा पड़ा है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल लॉस हो जाएगा, राइट? तो उसको बेसिकली आप अपने पास रख लेंगे बेसिकली। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिमांड फॉर मनी एज पर केन्स। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है? एनीवन? नहीं ना? सो 3 मोटिव है, सिंपल से 3 मोटिव है। अगेन उसको रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहला जो मोटिव है जिसके लिए आप डिमांड करते हैं मनी की, दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव, मींस जहां पे आप पैसे का इस्तेमाल फॉर द सेक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं। सेकंड जो आपका मोटिव है दैट इज ए प्रिकॉशनरी मोटिव, कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटीज को टैकल करने के लिए आप डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं। तीसरा जो पर्पस है वो क्या है? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मींस आने वाले टाइम में जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, चेंज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर बॉन्ड के प्राइसेस को चेंज होने की वजह से, है ना, उसके चेंज होने से जो कैपिटल गेन आपको होगा या कैपिटल लॉस जो आप हो सकता है, उस बेसिस पे आप डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, जिसके बारे में अभी हमने बात की। सो 3 तरह के पर्पस जो हैं वो किसने बात की इसकी? द केन्स ने बात की। कोई डाउट है किसी को किसी पॉइंट में तो पूछ सकता है? ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर।